Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो 8 दिसंबर को सीबीएसई ने पेपर कंडक्ट किया था टर्म 1 का बिजनेस स्टडीज का, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर्स क्या हैं। विद दैट मेन पार्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये रहेगा कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे ना वो सारे आए थे। I mean, जिन टॉपिक्स पे मैंने स्टार मार्क किया था, इफ यू रिमेंबर लास्ट वाले हमारे जस्ट पेपर के एक दिन पहले वाले रिवीजन वाले सेशन में, उन सारे ही स्टार मार्क टॉपिक में से क्वेश्चन पे किए गए थे। और जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि इन कीवर्ड से क्वेश्चन फंसेगा, वो सारे कीवर्ड्स लिखे हुए थे वहां पे। वाव, है ना। एनीवेज, चलिए मैं आपको बता दूं आपका पेपर पैटर्न कैसा था। सबसे पहले अगर डिस्कस करें तो आपके पेपर में टोटल दिए हुए थे 60 क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चन दिए हुए थे? 60 क्वेश्चन। पहले तो मैंने इसे देखा, आई वाज लाइक 60 क्वेश्चन दिए हुए, 50 बोले थे, यार ये तो गलत कर दिया। बट देन आई रेड दिस इंस्ट्रक्शन जिसमें लिखा हुआ था 60 में से सिर्फ 50 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन के ऑप्शन थे, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने थे? सिर्फ और सिर्फ 50 करने थे। अब आई गॉट सम मैसेजेस रिगार्डिंग दिस कि मैम हमने पूरे 60 के 60 आंसर कर दिए, हमारे साथ क्या होगा। तो अगर आपने गलती से 60 के 60 कर दिए हैं या फिर ओवर स्मार्टनेस में 60 के 60 कर दिए हैं, तो आप ऐसे मान के चलो, जनरली जो टीचर्स का चेक करने का प्रोविजन ये होता है वो ये होता है कि वो इनिशियल 50 चेक करते हैं। वो इनिशियल 50 चेक करते हैं, 10 आगे के नहीं चेक करेंगे। अब अगर आपने इनिशियल 50 में कुछ गलतियां की हैं और आगे के 10 आपके बिल्कुल करेक्ट थे, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस इज जनरल प्रैक्टिस विच आई एम टेलिंग यू कि टीचर्स करते हैं, एग्जामिनर्स करते हैं। माइट भी आपका लक अच्छा निकले और आपका एग्जामिनर सारों में से जो भी करेक्ट हो वो वाले ले ले, बट इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम ही है। थोड़ा प्रैक्टिकल रहते हुए मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा निराश कर रही हूँ इस चीज़ में, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। और मैंने मना किया था कि अगर कभी भी एक्स्ट्रा ऑप्शन की चॉइस आती है मत करो, क्योंकि एग्जामिनर को एक बार लग जाए ना बच्चा ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा है, तो वहाँ पे वो मार्क्स काट लेता है। और आपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पढ़ी, मतलब जिन बच्चों ने गलती की है ये काम करने की, आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी। क्या किया है आपने? सबसे पहले जाके एग्जाम में, नो मैटर वो इंस्ट्रक्शन हर पेपर में सेम ही क्यों ना हो, वो जरूर पढ़नी चाहिए यार। चलिए कोई बात नहीं, इस बार जो हो गया। टर्म 2 में हम पूरा फोकस रखेंगे, ठीक है। तो एक गलती आपने कर दी टर्म 1 में, टर्म 2 के लिए आपको एक सीख मिल गई है, ठीक है। चलो, इस 60 में से 50 क्वेश्चन करने थे, हर क्वेश्चन का इक्वल मार्किंग था, पूरा एक एक नंबर का नहीं था, इक्वल मार्क्स थे हर क्वेश्चन को जो अलॉट किए गए थे। पूरा पेपर आपका 40 नंबर का था और पूरा पेपर आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था, A, B एंड C। ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद द सेक्शन A। सेक्शन A का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, At times, a business may concentrate on producing goods with fewer resources but cannot achieve the targeted production. In such a case, the business is said to be dash. मैंने बोला था इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वाले टॉपिक में से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। और लास्ट रिवीजन वाले सेशन में भी बोला था, मतलब चैप्टर में तो मैं बोलती थी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लास्ट रिवीजन वाले दिन भी मैंने आपको स्टार मार्क करके बताया था। आ गया ना क्वेश्चन? अब बनती है ना मेरी एक चॉकलेट, मेरे इंट्यूशन काम आ गया आप लोगों के लिए। सो ये बोल रहे हैं कि एक बिजनेस फ्यूअर रिसोर्सेज, मतलब कम रिसोर्सेज के साथ तो प्रोडक्शन कर पाया, लेकिन उसे जो टारगेट दिया गया था, जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया था, उसमें वो काम पूरा नहीं कर पाया। टाइम वाली चीज क्या होती है? इफेक्टिव। और कॉस्ट वाली चीज क्या होती है? एफिशिएंट। तो मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट तो थी लेकिन इफेक्टिव नहीं थी। सो आंसर क्या था आपका? आंसर था एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, दैट इज बी। सो क्वेश्चन 1 का आंसर था बी। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट इनमें से जैसे ही पेपर देख के आते हैं उसी टाइम आंसर की लगा लेते हैं और पता लगा लेते हैं आपको कितने मार्क्स मिले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताया था 40 आउट ऑफ 40, 38 आउट ऑफ 40, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो मुझसे चॉकलेट मांग रहे थे। मतलब एक तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स लेके मतलब लाने में मैंने मदद की, हल्की फुल्की जो भी की, और ऊपर से तुम मुझसे चॉकलेट मांग रहे हो। मुझे देनी चाहिए कायदे से तुम लोगों को। चलो
सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, वर्किंग रिलेशनशिप्स एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स इज कॉल्ड। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप प्लान्स का इंप्लीमेंटेशन इनिशिएट कर चुके हो, क्लैरिफाई कर रहे हो जॉब्स को, वर्किंग रिलेशनशिप्स को, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज, एंड एट द सेम टाइम रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रहे हो, मतलब कौन से काम में कौन सा रिसोर्स लगेगा। ये वाला फंक्शन कौन सा है मैनेजमेंट का, ये वाला फंक्शन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम ये काम करते हैं कि हम जो प्लानिंग हमने की है उसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके आते हैं, उसको इंप्लीमेंटेशन की टूवर्ड्स लेके आते हैं, एंड साथ में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं कि तुम बॉस रहोगे, तुम एम्प्लॉय रहोगे, तुम मैनेजर रहोगे, तुम सबऑर्डिनेट रहोगे। और ये सारे रिलेशनशिप बनाने के बाद रिसोर्सेज को भी क्या करते हैं, बाइफिकेट करके देते हैं कि तुम्हें इतने चाहिए होंगे, तुम्हें इतने चाहिए होंगे, तुम्हें इतने चाहिए होंगे। तो ये पूरा का पूरा काम हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सी। ओके, चलिए। अच्छा हाँ, इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने बोला था कि मैनेजमेंट की जब मैं डेफिनेशन बता रही थी तो मैंने बोला था कि इससे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इससे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आ गया। चलो, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी लेज एम्फेसिस ऑन ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने फिलॉसफी से भी बोला था पक्का एक क्वेश्चन आएगा, और देख लो आ गया। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कल रात को जब मैं ये पेपर पढ़ रही थी और मैं हर एक क्वेश्चन देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था वाओ, मेरे इंट्यूशन अगर मैं जब खुद पढ़ रही थी इतने सही निकलते तो आज तो पता नहीं मैं कहाँ होती। बट मैं जहाँ पे भी हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग भी अपने ओवरऑल अपने आंसर्स से खुश हैं। मैक्सिमम पीपल आई हैव सीन जिन्होंने मुझे मैसेज करके बताया है वो तो काफ़ी खुश हैं, काफ़ी प्रसन्न हैं कि मैम हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ में। और जो बच्चे मुझसे चॉकलेट मांग रहे थे, फाइनल एग्जाम मतलब फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मांगना, अभी नहीं मिलेगा। अभी तो तुमने आंसर की से लगाया है ना, एक बार सीबीएसई से रिजल्ट आने दो फिर दूंगी, ठीक है। ऐसी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी के बारे में बताओ जो कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहती है, किसमें, क्वालिटी में। दिस इज द कीवर्ड, मैंने बताया था फिलॉसफीज में प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर फोकस करती है, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब मैंने आपको यह भी बताया था कि ये क्वेश्चन आपका आएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ऊपर से मैंने आपको कीवर्ड भी बताया था कि इसमें ये कीवर्ड रहता है। दोनों चीजें सेम क्वेश्चन में फंस गई। आई फील लाइक डांसिंग राइट नाउ। चलो, फोर्थ क्वेश्चन, the objective of which of the following techniques of scientific management is to determine the number of workers to be employed in an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन सी टेक्निक के थ्रू पता चलता है। भैया देखो, मेथड स्टडी से तो हम मेथड पता लगाते हैं कि आउट ऑफ ऑल द मेथड्स अवेलेबल हमें कौन से वाला चूज करना चाहिए। मोशन स्टडी से हम मूवमेंट्स देखते हैं और अननेसेसरी मूवमेंट्स को साइड करते हैं। टाइम स्टडी से हम एक पर्टिकुलर चीज को करने में कितना टाइम लगेगा वो एसर्टेन करते हैं। फिर टोटल हमें पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या रख सकते हैं, वर्कर्स रख सकते हैं। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम से हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो टाइम स्टडी विल बी द राइट आंसर। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है सी, टाइम स्टडी। ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें पता है कोई भी टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अब हमें टोटल टास्क भी पता है कितना है, तो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स उसी के अकॉर्डिंग हायर करने पड़ेंगे ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरमेंट। डायमेंशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मैंने इंट्यूशन से बताया था कि आएगा पक्का। सो पॉलिटिकल एनवायरमेंट का एग्जाम्पल पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगेन इंट्यूशन भी काम आई, जो स्टार मार्क किया था उस वाले में से पोर्शन में से क्वेश्चन आया, एंड एट द सेम टाइम जो कीवर्ड आपको बताया था वो भी लिखा हुआ है। रिमेंबर कीवर्ड गवर्नमेंट। अच्छा, जो बच्चे सोच रहे हैं लेजिस्लेशंस पास्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो लेजिस्लेशन भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट आ जाता है। लेकिन लास्ट वाला एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, ये किस में आएगा, ये पॉलिटिकल सिनेरियो में आएगा। ये वाला ऊपर वाला लीगल में आएगा। राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक में आएगा। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट, इकोनॉमिक में आएगा। सो ये दोनों तो नहीं आएंगे इसमें, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये लीगल में आ गया। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। और गवर्नमेंट कीवर्ड इसमें मेंशन है, मैंने आपको डायमेंशंस पढ़ाते हुए बोला था कि गवर्नमेंट मेंशन हो तो लगा देना तुम क्या, पॉलिटिकल। और लीगल में बोला था लॉ, एक्ट,
रूल्स रेगुलेशंस। तो लॉ एक्ट क्या होते हैं? लेजिस्लेशंस होते हैं। आई होप ये आपको पता था और आपने गलती नहीं की है इसमें, ठीक है। चलो, वैसे लेजिस्लेशन के बारे में तो अपन बचपन में ही पढ़ लेते हैं जब अपन पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझते हैं अपना, कि लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वाला चीज। चलो, 6th क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिजिकल मूवमेंट करा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, कैसे कराएंगे? मार्केटिंग का वो कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो 6th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए, और 7th, अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके नहीं बताया कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले बिजनेस स्टडीज के पेपर में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कितना बढ़िया अपना पेपर किया। आई रियली वांट टू नो। चलो, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल अकॉर्डिंग टू विच द इंटेंट ऑफ हिज प्रिंसिपल इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क विद द सेम एफर्ट। ज्यादा अच्छा काम करो, सेम एफर्ट्स के साथ ज्यादा बेटर परफॉर्म करो। ये कौन से प्रिंसिपल में लिखा हुआ है? इक्विटी में हम क्या बात करते हैं? एवरीबडी इज इक्वल। स्केलर चेन में हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर पाथ होना चाहिए कम्युनिकेशन का। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम बोलते हैं कि एक डिपार्टमेंट है तो एक ही प्लान और एक ही हेड के साथ चलेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं? वर्क को डिवाइड करो ताकि जो एक्सपर्ट है उस इंसान को हम वो काम दे सके ताकि प्रोडक्टिविटी उससे क्या निकले? ज्यादा निकले। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ए आएगा। और अगेन मैंने बोला था फ्योल और टेलर भाई साहब के प्रिंसिपल से जरूर क्वेश्चन आएंगे, और आ गया फ्योल भाई साहब के क्वेश्चन में से। सो 7th का आंसर है ए। चलिए, now let's move to 8th question. It says which product related decision is concerned with the providing detailed information about the product on its package. Detailed information देना कहाँ पे आता है? कौन सी चीज पे हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं? अच्छा, एक और चीज बता दूं, 7 दिसंबर को जो मैंने आपका एक सेशन कंडक्ट किया था जिसमें मैंने लास्ट मिनट रिवीजन कराई थी विद सम टिप्स, उससे पहले 4th एंड 5th दिसंबर को मैंने आपको 2 टेस्ट पेपर्स भी दिए थे। आई सॉ बहुत सारे क्वेश्चन उन टेस्ट पेपर से रिलेटेड थे, बहुत सारे। मैं बताऊंगी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दिस वॉज देयर इन दैट टेस्ट पेपर। बताइए कौन से वाला है? इन्फॉर्मेशन अपन कौन से उसमें देते हैं? इन्फॉर्मेशन हम देते हैं लेबलिंग में। ब्रांडिंग क्या होती है? एक प्रोडक्ट की ब्रांड बनाना। पैकेजिंग मतलब उसकी पैकिंग करना। बोथ ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग नहीं, लेबलिंग। लेबलिंग में हम इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। सो 8th का आंसर है सी, ठीक है। चलो, 9th question. Which side in the process of planning function of management involves weighing cons and pros of each alternative? ये कौन से टॉपिक से आया है? ये आया है प्लानिंग प्रोसेस से। और जितनी बार मैंने आपको प्लानिंग प्रोसेस बताया है, जितनी बार मैंने MCQs कंडक्ट किए हैं, टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया है, मैंने हमेशा आपको बोला है प्लानिंग प्रोसेस से पक्का क्वेश्चंस आएंगे, पक्का आएंगे। जबकि आई वाज सेइंग ऑर्गेनाइजिंग से हम नॉट श्योर आएंगे कि नहीं आएंगे, बट पढ़ लो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से भी क्वेश्चंस आए हैं। प्लानिंग प्रोसेस से तो आए ही हैं, मतलब दिस वाज तो लाइक फंसा ही फंसा। चलो, ये है कि कौन सा स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस में जो कि हर एक ऑल्टरनेटिव का प्रोज एंड कॉन्स देखता है, वे करता है। डेवलपिंग प्रेमाइसेस नहीं, यहाँ पे हम अजम्पशंस लेते हैं फ्यूचर के बारे में। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यहाँ पे हम ढूंढते हैं क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव नहीं, ये तो हम तब करेंगे जब वी हैव फाइनलाइज्ड कि हाँ ये वाला ऑप्शन अपन को करना है। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेट कोर्सेज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इवैल्यूएशन में हम किसी भी चीज का प्रो एंड कॉन देखते हैं। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 का आंसर है सी। चलिए, इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। इट सेज द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन व्हिच रिलेट्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटीज नोन एज। मैंने आपको बताया था कि टेस्ट पेपर में मैंने ए से रिलेटेड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकता है। आ गया वाओ। सो ये बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि डेलीगेशन का कौन सा एलिमेंट होता है जो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है सबऑर्डिनेट के ऊपर। अथॉरिटी होता तो पावर की बात होती, अकाउंटेबिलिटी होती तो आंसरेबिलिटी की बात होती, लेकिन क्योंकि ऑब्लिगेशन है तो ये क्या है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन जो कीवर्ड मैंने बताया था वो भी फंस गया यहाँ पे।
सो 10th का बी। आई नो मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप बात कर रही हूँ कि हर क्वेश्चन में आई एम सेइंग मैंने आपको ये भी बताया था, ये भी बताया था, थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेशन मेरा दिखाता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। यू पीपल अंडरस्टैंड मेरी एक्साइटमेंट कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने ये इंट्यूशन से, मैं अभी प्रिंस सर से भी बात करी थी, मैथ्स वाले टीचर आप सब जानते हैं उन्हें, उनसे भी अभी मैं बात करी थी, एंड प्रिंस सर मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना कि मैंने जो क्वेश्चन जो टॉपिक बोले थे उनमें से सारों में से क्वेश्चन आए हैं। तो ही वॉज लाइक हाँ आई अंडरस्टैंड मैम, होता है ऐसा। तो वही चीज़ है, आप लोग भी अंडरस्टैंड कीजिए, होता है टीचर्स के साथ भी ऐसा कभी कभी। चलिए 11th question is the type of organizational structure in which jobs of similar nature are grouped together on the basis of functions to form department is called. The type of organizational structure in which jobs of similar nature are grouped together on the basis of functions to form departments. Functions to form departments. This was the keyword. मैंने आपको बताया था कि डिविजनल और फंक्शनल में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। डिविजनल में से आया तो प्रोडक्ट पे फोकस कीजिएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे, ज़्यादा होंगे। फंक्शनल आया तो फंक्शन पे फोकस कीजिएगा। कीवर्ड लिखा हुआ है आपका और फंक्शन आ गया, सो आंसर क्या होगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो 11th का आंसर होगा ए। ये कीवर्ड भी मैंने आपको लास्ट मिनट रिविजन में बताया था। अब आप लोग जिनने मेरा लास्ट मिनट रिविजन नहीं अटेंड किया था, कितना रिग्रेट हो रहा होगा ना तुम लोगों को सच्ची। चलो कोई बात नहीं, टर्म 2 अभी भी हमारे पास है। टर्म 2 में कोई भी वीडियो जो मैं बोलती हूँ जरूर देखना, उसको मिस मत करना, ठीक है। चलो 12th क्वेश्चन बोलता है which of the following statements correctly explains the limitation of planning? Planning does not guarantee success. आपको यहाँ पे प्लानिंग की लिमिटेशन के बारे में बात करनी है, और वो कौन सा टॉपिक, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, कौन सी वाली लिमिटेशन की प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, मतलब जरूरी नहीं आप प्लानिंग करो तो वो सक्सेस में ही रिजल्ट करे। फर्स्ट है प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह रिक्वायर्ड होती है, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है ऊपर वाले से। प्लानिंग इन्वॉल्व्स थरो एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है। By deciding in advance the tasks to be performed, planning shows the way to deal with the changes and uncertain events. भाई ये तो limitations ही नहीं है, ये तो features kind of है। Relying on a previously tried and tested successful plan just because it had worked before and will work again. This is the thing which explains कि भैया ये क्या बोल रहा है कि just because पिछली बार वो वर्क किया इस बार भी वर्क करेगा, there is no guarantee as such। और यही बात तो ऊपर लिखी हुई है कि planning does not guarantee success। जरूरी नहीं है आपने प्लानिंग किया तो सक्सेस में वो रिजल्ट करे ही करे। सो राइट आंसर क्या होगा? सी। 12th का करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इट सेज प्रोडक्ट कॉस्ट एज अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड्स cost of producing, distributing and selling the product, utility provided by the product, nature and degree of competition, maximizing profit in the short run। ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट एज अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। जब हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिफाइन करते हैं कि इसको कितने में बेचना है हमें, तो हम एक फैक्टर को वो करते हैं क्या? प्रोडक्ट कॉस्ट। मतलब हम जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं, डिटर्मिन कर रहे होते हैं किसी कितने में बेचना है, तो एक फैक्टर होता है प्रोडक्ट कॉस्ट, उसे हम यूजुअली देखते हैं। तो उससे क्या मतलब है, उसमें क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट, यूटिलिटी प्रोवाइडेड, नेचर एंड दिस गलत, दिस गलत, दिस गलत, दिस। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब उसको बनाने में, उसको बेचने में, उसको तैयार करने में कितना खर्चा आया है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब होता है क्या हमने कितना खर्चा किया किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में। तो 13th का राइट आंसर है ए। नाउ लेट्स मूव टू 14th क्वेश्चन। ये है मेंटल रेवोल्यूशन से रिलेटेड। इट सेज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय टेलर इन्वॉल्व्स अ चेंज ऑफ माइंडसेट ऑफ whom। मेंटल रेवोल्यूशन में हम किसका माइंडसेट चेंज करने के बारे में बोलते हैं? वर्कर्स का, मैनेजमेंट का, या वर्कर्स और मैनेजमेंट का एक दूसरे की टूवर्ड्स, ताकि उनमें कॉपरेशन इंक्रीज हो सके। यस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। मेंटल रेवोल्यूशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों ही एक दूसरे को लेके प्रो सोचे, मतलब अच्छा सोचें, एंड एक दूसरे के रिगार्डिंग कुछ भी बुरा ना सोचे, नेगेटिव ना सोचे। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सो 14 का राइट आंसर है सी। चलिए लेट्स मूव टू 15th क्वेश्चन।
द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बाय विच मार्केटर्स मेक यूज ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू एनकरेज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट इज कॉल्ड। मार्केटिंग मिक्स का एक ऐसा एलिमेंट बताइए जिससे मार्केटर यूज करता है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करवाने की कोशिश करता है, एनकरेज करता है। कौन से वाला है इसमें से? प्रमोशन। प्रमोशन से बंदा सामने वाले को कन्विंस करता है कि भैया ले ले, ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है। सो 15th का राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या बोलता है? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग rather than डूइंग। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, दिमाग का काम है, जिसमें हम करने से ज्यादा सोचने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। Which feature of planning is highlighted in the statement? इस पूरे स्टेटमेंट में कौन सा वाला फीचर हाईलाइटेड है? फर्स्ट है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, थर्ड है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, फोर्थ है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अब तुम खुद ही सोच के देखो, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के बारे में बात हुई है, मतलब ये किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं? दिमाग के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इन सारे ऑप्शन में से दिमाग वाला ऑप्शन कौन सा है? अगेन एक कीवर्ड फंसा। रेलेवेंस समझो तुम, मैं बार बार यहाँ पे ब्लैबर नहीं करूंगी अपने बारे में कि मैंने ये बताया, मैंने वो बताया, वैसे कर रही हूँ वो बात अलग है, बट तुम पॉइंट ये समझो कि जो कीवर्ड्स मैं बोल रही थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी टॉपिक से एसोसिएट करने के लिए, उन सारों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। और ये चीज़ ना आपको सब्जेक्टिव पेपर में भी इस्तेमाल होगी। जब आप किसी भी क्वेश्चन में कीवर्ड लिखोगे ना, एग्जामिनर 2 सेकेंड में खुश होगा। सो इन पे अब अपन को फोकस करना ही करना है। टर्म 2 में तो हमें बस चाहिए कि 40 में से एग्जामिनर इतना खुश हो जाए कि 41 दे दे, ठीक है। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। Now question 17, which of the following activities is not considered to be part of customer support service? इनमें से कौन से वाली एक्टिविटी कस्टमर सपोर्ट सर्विस की नहीं मानी जाती है? बाकी सारी की सारी एक्टिविटीज आप देखिए वो सारी की सारी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड होती है, लेकिन ये वाली एक्टिविटी आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड टेकिंग वेरियस मार्केटिंग डिसीजंस, लोगों की सोच समझ के मार्केटिंग डिसीजन लेना, लोगों की नीड्स समझ के मार्केटिंग डिसीजन लेना, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन एसेंशियल पार्ट है कि लोगों की नीड्स को समझो, वो वाला चीज आफ्टर सेल सर्विसेज में नहीं आता, मतलब कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में नहीं आता। दिस इज द थिंग व्हिच स्टार्ट हैपनिंग पहले से ही। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। Now let's talk about question number 18. This principle will give rise to a spirit of mutual trust and belongingness among team members. Which principle of management stated by Fayol is highlighted by this statement? 14 प्रिंसिपल्स थे और मैंने बोला था 14 में से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है और एक से ऑलरेडी आ चुका है। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक। सो ये बोल रहे हैं टीम स्पिरिट किस में बताई जाती है, एंड वो बताई जाती है स्पिरिट दे कॉर्प्स में। सब मैं ये लास्ट मिनट पे आपको रिवीजन करा रही थी ना फ्योल प्रिंसिपल्स की, तो मैंने सारे प्रिंसिपल एक ही स्लाइड पे लिखे थे और हर प्रिंसिपल के सामने मैं एक कीवर्ड लिखती जा रही थी, और स्पिरिट दे कॉर्प्स में मैंने टीम स्पिरिट ही लिखा था और वही तुम्हारे क्वेश्चन में लिख के आ गया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैच हो रहा है। सो ये होगा करेक्ट आंसर। 18th का करेक्ट आंसर है बी। चलिए 19th, which level of management is responsible for coordinating the activities of different departments according to overall objective of the organization? Which level of management? अच्छा, एक हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसमें गलती कर दी थी और वो बोल रहा था कि मैम ऐसा ऐसा मुझे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो गया था। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है इसका हमने एक फीचर पढ़ा था। कौन सा फीचर? कि कोऑर्डिनेशन हर इज परवेसिव, मतलब इट शुड बी प्रेजेंट एवरीवेयर। हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हर एक लेवल में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हर जगह ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब कायदे से देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन तीनों लेवल्स का काम होता है, राइट? टॉप लेवल वाले भी कोऑर्डिनेट करते हैं, मिडिल लेवल वाले भी कोऑर्डिनेट करते हैं। अब मैंने किसी वीडियो में एमसीक्यू पढ़ाते हुए 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन वाला कुछ क्वेश्चन था, वो बताया था। तो उसमें मैंने बताया था 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड कौन करता है? मैनेजर हेड करता है, जो कि हमारे मिडिल लेवल पे आता है। यहाँ पे समझाऊं तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। सो मैंने उस क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन मिडिल लेवल वाले एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। मतलब
मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दूसरे मैनेजर से जो दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर है उससे कोऑर्डिनेशन बिठाए रखे, ताकि ओवरऑल डिपार्टमेंट्स में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो। तो बाय मिस्टेक उस स्टूडेंट ने क्या किया, मिडिल लेवल यहाँ पे टिक कर दिया, मतलब बी को राइट टिक कर दिया, जिसकी वजह से उसका क्वेश्चन गलत हो गया। और उसने मुझे बताया भी, और इससे पहले कि मैं उसे समझा पाती उसने खुद ही अपना मिस्टेक पकड़ा एंड ही टोल्ड मी कि मैम मेरे से कहाँ गलती हुई है, मेरे को समझ में आ गया। कहाँ गलती हुई थी, यहाँ लिखा है टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये काम किसका होता है, ये टॉप लेवल वालों का होता है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को संभालना, उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाना, उसके लिए कोऑर्डिनेशन बिठाना। तो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई, इसलिए राइट आंसर होगा टॉप लेवल। उस बच्चे ने बाय मिस्टेक ही गलती कर दी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, गलतियों से ही हम सीखते हैं, नॉट अ बिग डील। अब टर्म 2 के लिए याद रखिएगा, टर्म 2 में वैसे ये वाला चैप्टर आएगा नहीं, लेकिन टर्म 2 के लिए ये याद रखिएगा कि पूरे क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ना है। जब मैंने टिप्स स्टार्ट की थी लास्ट मिनट रिवीजन वाले वीडियो में, 7 दिसंबर वाले में, फर्स्ट टिप मेरी ये थी कि पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, हर एक वर्ड पे फोकस करो, और वही नहीं किया। अब क्योंकि हम सीख चुके हैं अपनी गलती से, तो अब हम नेक्स्ट टाइम वो बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम पूरे अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे। अब क्वेश्चन रीड करना और ज़्यादा ज़रूरी भी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ना जब हमें ये समझना हो कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है, तो उसके लिए ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, लाइक एक्सप्लेन, स्टेट, आइडेंटिफाई। तो हर एक ये वर्ड का ना अलग आंसर निकल के आता है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस चूज करो कौन से वाला सही है। तो आइडेंटिफाई करना अपने सारे ऑप्शंस जो पड़े हुए थे उसके बीच में से। एक होता है कि स्टेट, मतलब आपको जस्ट उसका नाम लिखना है, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। फिर होता है एक्सप्लेन, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। चलो 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोल रहा है द पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे फ्लो चार्ट बना के, और मैंने बोला भी था स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन को मैंने आपको समझाया था कि लोग क्या करते हैं, सिमिलर नेचर के जो काम होते हैं उनको एक डिपार्टमेंट में क्रिएट कर देते हैं टू अडेप्ट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दैट, टू इंक्रीज मैनेजरल एफिशिएंसी, टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, ताकि एक डिपार्टमेंट में सिमिलर नेचर के काम होंगे तो वो स्पेशलाइज हो जाएंगे उस काम में। तो स्पेशलाइजेशन अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा, और 20th का राइट आंसर होगा बी। आप मुझे ये भी बताना जिन जिन बच्चों ने गलतियां की हैं कौन कौन से क्वेश्चन में गलती की है, वो ज़रूर बताना, ताकि मैं एक बार समझूं कि क्यों गलती गई है। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपने मिस्टेक क्यों की है, जैसे वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग ही पहचान पाया कि भैया मैंने इस वजह से मिस्टेक कर दी, आप मुझे ज़रूर बताना अगर आप एनालाइज कर पाए हो तो। ओके 21 में है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्लेन्स द स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कौन से वाला ऑप्शन सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। इट अफेक्ट्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, इट रेफर्स टू द डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग ऑफ द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट्स, इट हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट एंड क्लासिफाइज प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर साइज। पेपर के जस्ट एक दिन पहले दैट इज 7 दिसंबर को रात को 9:30-10 बजे के करीब एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि मैम मुझे बताइए स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। और मैंने उस बच्चे को लास्ट मोमेंट पे ऑडियो भेजा था कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है, ग्रेडिंग का मतलब ये होता है, इसमें ये डिफरेंस होता है। सेम क्वेश्चन किसी ने मुझसे 6 दिसंबर को पूछा था, उसको भी मैंने सेम ऑडियोस फॉरवर्ड कर दिए थे। तो 2 बच्चों ने सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा था और मैंने उसमें उन्हें बताया था कि अगर आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो आप स्टैंडर्डाइजेशन करते हो, अगर आपको डिफरेंट साइज के या डिफरेंट कलर के या डिफरेंट नेचर के प्रोडक्ट्स को अलग अलग रखना है तो उसमें आप ग्रेडिंग करते हो। ये दोनों कीवर्ड्स मैंने उसमें बताए और देखो इस ऑप्शन में दोनों कीवर्ड्स लिख के आ गए। और उन दोनों ही बच्चों ने, दोनों नहीं एक ही बच्चे ने मुझे वापस आने के बाद मैसेज किया था कि मैम इसमें से क्वेश्चन आया था बताओ, जब हम डाउट पूछ रहे थे। दूसरे बच्चे ने किया ही नहीं। एनीवेज कोई बात नहीं। सो द राइट आंसर विल बी सी। स्पेशलाइजेशन और ग्रेडिंग से ये फर्क पड़ता है कि आप यूनिफॉर्मिटी स्टैंडर्डाइजेशन से, सॉरी वो नहीं,
यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी अचीव कर पाते हो, एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट साइजेस अलग अलग हो पाते हैं ग्रेडिंग के कारण। चलिए 22nd क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरनमेंट इज सेड टू बी अनसर्टेन एज। अच्छा एक बार चलो वो बात छोड़ो, पहले आगे ही बढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज सेड टू बी अनसर्टेन एज, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम अनसर्टेन क्यों बोलते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड, इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग स्पेशली व्हेन द बिजनेस स्पेशली व्हेन द एनवायरनमेंट आर चेंजिंग frequently, it consists of numerous interrelated forces which arise from different sources। ये बोल रहे हैं कि भैया आप uncertain क्यों बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को? बिकॉज ऑफ सी ऑप्शन, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग, फ्यूचर हैपनिंग को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, जिसके कारण आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, और एनवायरनमेंट भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जिसके कारण आपको कमांड रखनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। सो 22nd का आंसर होगा सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 23rd और 24th के बाद ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा बी सेक्शन। Name the concept which explains the manner in which decision-making responsibilities are divided among hierarchical levels. Name the concept which explains the manner in which decision-making responsibilities are divided among hierarchical levels. डेलीगेशन बताया था, अपनी सरदर्दी किसी और के हाथ में दे देना। डिसेंट्रलाइजेशन बताया था, जब डिसीजन मेकिंग बाकी सबके साथ शेयर करते हैं, डिफरेंट लेवल के लोगों के साथ शेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सबके साथ डिसीजन मेकिंग पार्ट शेयर करते हैं। दैट्स व्हाट रिटन हियर, डिसीजन मेकिंग कीवर्ड। आंसर क्या होगा? डी होगा। 23rd डी आंसर, 23rd डी आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Organizations should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and subordinates. Which principle of management given by Fayol is highlighted in the above statement? फ्योल भाई साहब का तीसरा प्रिंसिपल आ रहा है, ये 14 प्रिंसिपल में से 3 प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ गए हैं। अब बताओ ये क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स and the subordinates। बिना सोचे समझे स्केलर चेन। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में पावर और जिम्मेदारी के बारे में बात होती है, डिसिप्लिन में पेनल्टी देने की बात होती है, जो लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते उनको ठीक करने की बात होती है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर का बाइफर्केशन करना नहीं करना वो बात करते हैं, लेकिन स्केलर चेन में हम एग्जैक्टली इसी लाइन के बारे में बात करते हैं कि एक प्रॉपर फ्लो बना हुआ है और उसी के थ्रू कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको गैंग प्लान की कॉन्सेप्ट भी याद दिलवाई थी, अगर आपको याद हो तो 24th का आंसर है सी। चलो सेक्शन ए हमारा खत्म हुआ। अब मुझे इंडिविजुअली बताना कि सेक्शन ए से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही थे, सेक्शन बी से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही थे और सेक्शन सी से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, मतलब पेपर में तुम क्या करके आए हो। और अगर किसी ने वो गलती की है कि 60 के 60 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताना। आई वॉन्ट टू सी कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी हैं। लाइक सीरियसली सबसे पहले पेपर में जाते ही वही चीज़ करते हैं हम। चलिए सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कायदे से 25th क्वेश्चन बनेगा ओवरऑल पेपर का। Flavors of South is a famous chain of South Indian restaurants. It believes in complete cooperation between the labor and management. Its management encourages the employees for their constructive suggestions. They take their employees into confidence for all important decisions. Which principle of scientific management has been followed by Flavors of South? फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके प्रिंसिपल्स हैं? टेलर भाई साहब के हैं। टेलर भाई साहब ने कितने प्रिंसिपल दिए थे? 4 प्रिंसिपल दिए थे। चारों के नाम यहाँ मेंशन्ड हैं और पूछा गया है आपसे एक सवाल कि फ्लेवर्स ऑफ साउथ जो है वो फेमस चेन है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स की, जिनमें लेबर और मैनेजमेंट का कंप्लीट कोऑपरेशन चलता है। मैनेजमेंट हमेशा एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करती है उनके कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के लिए। They take their employees into confidence for all the important decisions. सारे important decision लेने से पहले वो उनको confidence में लेती है। Straight away आंसर है इसका तो भैया cooperation not individualism। हमने इसी में पढ़ा था कि भैया अपना अपना राज मत चलाओ, सबसे उनके सजेशन पूछो, सबसे पूछो उनको क्या फील होता है, उनका ओपिनियन लो और
वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आप उनका ओपिनियन लेते हैं, उनका सजेशन लेते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं. सो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस 25th क्वेश्चन. तो 25th का आंसर है सी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. आपको ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड एक स्टेटमेंट करेक्ट जो है इनमें से उसको टिक करना है. लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स एंड फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. is correct with reference. Okay, so basically चार ऑप्शन दिए हुए हैं. फर्स्ट है leads to systematic allocation of jobs and facilitates specialization, मतलब हर एक काम को टुकड़ों में बांट के अच्छे से allocate करने में मदद करती है और specialization में रिजल्ट करती है. risk of uncertainty को reduce करती है. ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल को ऑब्टेन करने में मदद करती है. जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, दिस इज कंट्रोलिंग, दिस इज स्टाफिंग, दिस इज प्लानिंग. सो ऊपर बचा एक ए, वो होगा ऑर्गेनाइजिंग. बाकी सारे फंक्शंस किसी और फंक्शन के थे, मतलब सारे के सारे फीचर्स जो यहाँ पे लिखे थे, सारी स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखी थी वो किसी और फंक्शन से रिलेट करती थी. बट ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें ये ऑर्गेनाइजिंग के बारे में ही टिपिकली बात कर रहे हैं. 2 क्वेश्चन आ गए ऑर्गेनाइजिंग से बाय द वे, मतलब ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से. 27th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गिव इट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट बाय अट्रैक्टिंग द टारगेट कस्टमर्स. इनमें से कौन से वाली चीज ऐसी है जो इम्प्रूव करती है किसी भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है मार्केट में अट्रैक्ट करके टारगेट कस्टमर्स को. मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन या ब्रांडिंग. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. ये करके हम मार्केट में एज ला सकते हैं. हम प्रोडक्ट की डिजाइनिंग इस तरह से करें, उसकी पैकेजिंग, उसकी डेवलपमेंट इस तरह से करें कि सारे लोग खींचे चले आए, दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ कोई देखे ही ना. सो विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 27th क्वेश्चन. 28th question. Rani Murthy, a professor of management, conducted a class on management principles and explained his students the significance of management principles. In the next class, the professor asked his students to play roles of different managers. He gave them various situations and asked them to think like managers and provide solution to the problem given in the situation. Each student applied the principles of management to the given situation in his or her personalized manner depending upon the creativity. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. बोल रहे हैं कि एक टीचर थे, उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, टीचर ने बोला कि चलो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तुम्हें पढ़ाता हूँ और सबको मैनेजर बना दिया. अलग अलग सिचुएशन दी, सबने सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़े हैं लेकिन उनका अप्लाई करने का तरीका वैरी कर रहा है, मतलब सब अपने अपने अकॉर्डिंग उसे अप्लाई कर रहे हैं. ये कौन सा फीचर है? ये है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. और ये कहाँ होता है? ये होता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट में. So B will be the correct answer of 28th question. ये भी मैंने लास्ट मोमेंट पे जब समझाया था तो मैंने बोला था, ये सेम लाइन बोली थी कि हर एक मैनेजर कुछ भी काम करता है तो उसका तरीका अपना अलग होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन घुसा देता है वो वहाँ पे. चलिए 29th क्वेश्चन. पायनियर लिमिटेड इज डीलिंग इन फ्रूट जूसेस एंड हेयर ऑयल्स. वाओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन. एक तरफ फ्रूट जूस, एकदम चलो. टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन इट हैज मेड 2 separate division for each product. Each division has its own in charge plans and execution resources. Thus both the divisions are moving towards the same objective through focused efforts. Identify the principle of management followed by Pioneer Limited in the above case. फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल से पूछा जाने वाला चौथा क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन पूछनी है इसी टॉपिक में से. आपको प्रिंसिपल बताना है मैनेजमेंट का जो कि पायनियर ने अपने यहाँ पे फॉलो किया है. कौन सा फॉलो कर रहे हैं कि 2 सेपरेट डिवीजन है अलग अलग प्रोडक्ट के, अलग अलग इंचार्ज हैं, अलग अलग प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज है. स्पिरिट दे कॉप्स बोलता है टीम स्पिरिट के बारे में, इक्विटी बोलता है इक्वालिटी के बारे में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है जिम्मेदारी और पावर के बारे में, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है 1 डिपार्टमेंट 1 हेड 1 प्लान, ऐसे चलना चाहिए. सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा. सो 29th का राइट आंसर है सी. 29th का राइट आंसर है सी. 1 प्लान 1 हेड 1 डिपार्टमेंट, 1 डिपार्टमेंट 1 प्लान 1 हेड, ऐसा. और वही चीजें लिखी हुई हैं, थोड़ा इलेबोरेट करके लिखा लेकिन बात सेम है बिल्कुल. 30th क्वेश्चन. द टूल ऑफ प्रमोशन विच इन्वॉल्व्स मेकिंग यूज ऑफ short term incentives designed to encourage the buyers to make immediate purchase of a product or a service is called. short term incentives देना ताकि buyers फट से आपके प्रोडक्ट को खरीद सके.
सेल्स प्रमोशन में करते हैं हम ये चीज़। सेल्स प्रमोशन में हम अलग अलग तरह के अट्रैक्टिव ऑप्शंस देते हैं लोगों की, ताकि आप आओ और हमारा ही प्रोडक्ट खरीद के अपने घर लेके जाओ। तो 30th का आंसर क्या होगा? सी होगा। 31st, the management gives a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. Which point of importance of management is highlighted in the above statement? मतलब कुछ क्वेश्चन तो इतने सिंपल थे, I was like क्या किया हुआ है इन्होंने। मतलब जब उन्होंने दूसरा पेपर दिया था, अपना प्रीवियस जो पेपर था 12th वालों का, तब बच्चे वर लाइक मैम बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, मैम ये क्वेश्चन अच्छा, मतलब ये वाला पेपर अच्छा नहीं गया। मेरे पास लिटरली मतलब बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे हु वर लाइक मैम कि हमें बिजनेस स्टडीज़ का पेपर बहुत अच्छे से देना है, हमारे प्रीवियस पेपर्स बिगड़ गए हैं। और मैं उनको समझा रही थी कि प्रीवियस पेपर्स की टेंशन मत लो, अच्छा जाएगा अच्छा जाएगा अच्छा जाएगा। एंड मैंने बोला था ना, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, हुआ ना पॉजिटिव। इतना मतलब इतना सिंपल पेपर आया था, आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट कॉमन डायरेक्शन देता है हर एक इंडिविजुअल एफर्ट को, ताकि वो ओवरऑल गोल अचीव कर सके जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए फिक्स किया है। ये स्टेटमेंट मैनेजमेंट की किस इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है? हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स नहीं, इट हेल्प्स इन इंक्रीज एफिशिएंसी, इसके बारे में बात नहीं हुई। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बी विल बी द करेक्ट आंसर। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप गोल्स में अचीव करवाने में मदद कराता है मैनेजमेंट। सो 31st का आंसर है बी। 32nd, Uttam Ayurvedic Limited is an established Indian company manufacturing organic consumer goods like toothpaste and shampoos. It had planned to increase its market share from 30% to 40% in the current financial year. With the expanding market of organic products, other companies in the consumer goods industry have also launched these products with organic components. The competition in the market has increased, and it was found that the sales of Uttam Ayurvedic Limited came down and its market share was reduced to 23%. ये क्या बोल रहे हैं कि उत्तम आयुर्वेदिक एक इंडियन कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करता है ऑर्गेनिक कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि टूथपेस्ट हो गए, शैम्पू हो गए। इट हैड प्लान टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर, 30% था इसका मार्केट शेयर और ये उसे 40% करना चाहता था। With the expanding market of organic products, other companies in the consumer good have also launched their products. बाकी सारी इंडस्ट्रीज भी आ गई, तो इसके लिए कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ा मार्केट में, तो इसका जो ये बढ़ाने के बारे में सोच रहा था वो घट के 23% हो गया। मतलब इनिशियली 30% था इसका मार्केट शेयर, जिससे ये 40% करना चाहता था, लेकिन हो गया कितना परसेंट? 23%। यहाँ बताइए प्लानिंग का कौन से वाला लिमिटेशन हाईलाइट किया गया है? Planning may not work in dynamic environment. Planning is time consuming. Planning involves huge costs. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning may not work in dynamic environment. आपने प्लानिंग की थी नॉर्मल एनवायरनमेंट को सोच के, लेकिन कंपटीशन बीच में ही आ गया। ये तो क्या हुआ? एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए, तो आपका प्लानिंग क्या काम करेगा? माइट नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 32 का आंसर होगा ए। अच्छा, ये जो मैं तामझाम कर रही हूँ ना, ये आप भी कर सकते थे एंड आई होप आपने किया होगा। जब भी कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी दिखे या फिर लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना पड़े, उसको कहीं पे रफ वर्क में ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो कि इस तरह की कुछ पिक्चर बनी है, बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन ऐसे में। 33rd क्वेश्चन है, सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, मेक इन इंडिया एंड डिफेंस, which one such scheme launched by government to encourage companies across the world to manufacture defense product in India? Which dimension of business environment does the above case relate? ये बोलते हैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए, ताकि जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट हैं वो सारे के सारे इंडिया में बने। इसका एक रीज़न भी है। कई बार पता है क्या होता है, हम बाहर वालों से ना डिफेंस के इक्विपमेंट खरीद तो लेते हैं, लेकिन वो इक्विपमेंट खराब निकलते हैं। आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी जिसमें हम एक शिप कहीं से परचेज कर रहे थे और वो शिप की हालत ऐसी थी कि वो ऑलमोस्ट 70% डैमेज थी, और ये इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो इसे घूस देने की कोशिश की जाती है कि तू तो अप्रूव कर दे, इंडियन गवर्नमेंट खरीद लेगी, फिर इंडियन गवर्नमेंट का पैसा हमारी जेब में आ जाएगा, और करप्शन से ये पूरा मामला निपटाना चाहते थे। मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस फिल्म का क्या है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थी उसकी। सेम चीज़ पता है आप लोगों के साथ क्या हुई थी? एक बार हम कोई वॉर लड़ रहे थे, आई गेस कारगिल वॉर इट वॉज।
आई डोंट रिमेंबर, इट वाज सम वॉर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वॉर हो रहा था और हमने ना कहीं से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे हुए थे, आई गेस रशिया से खरीदे हुए थे, और एंड मोमेंट में वो चलना बंद हो गए थे। मतलब वो प्रोडक्ट्स इतने बेकार थे कि वो चलना ही बंद हो गए थे, और उस टाइम पे मतलब हम हार सकते थे, मतलब हमारे मतलब लोगों को शहीद होना पड़ता, लेकिन एकदम एंड मोमेंट पे आके इजराइल ने हमारी मदद की थी और उन्होंने इमीडिएटली हमें सप्लाई किए थे कुछ डिफेंस के प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से हम लड़ाई लड़ पाए थे। तो ऐसे मानो जब तुम बाहर वालों से ही हथियार खरीदते हो तो कैसे रिलाय कर सकते हो कि उन्होंने अच्छे हथियार तुम्हें बेचे होंगे। हो सकता है वो हथियार काम ही ना करे, तो किसको भुगतना पड़ेगा? तुम्हारे देश को भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेटर है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो, पता तो चल जाएगा एटलीस्ट कहीं खराबी जा रही है तो घर वालों को ही पकड़ेंगे, बाहर वालों को तो वैसे ही नहीं पकड़ सकते, वो तो बेचने के बाद एक बार वैसे ही हाथ उठा देते हैं कि भैया अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनकरेज किया जा रहा है। ये जो चीज़ है ये किस डायमेंशन से रिलेट करती है? ऑब्वियसली नाम क्या आया है, गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है, तो गवर्नमेंट बोले तो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल बोले तो सी, तो 33 का आंसर होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चारों में से कौन से वाली स्टेटमेंट सही है? Accountability can be entirely delegated. Accountability flows to downwards. Accountability refers to answerability for final outcome of the assigned task. Accountability means the right of an individual to command its subordinate. Keyword accountability is equal to answerability. Correct answer C. So 34th का right answer है C. चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड बाय मैनेजमेंट? इनमें से कौन से वाला फीचर प्रोफेशन का फुल्ली सेटिस्फाई करती है मैनेजमेंट? सिर्फ एक ही फीचर है, दैट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी सारे फीचर्स इतने ज़्यादा फिट नहीं बैठते हैं मैनेजमेंट पे। मतलब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हाँ होता है, लेकिन कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जिसको फॉलो करना, जिसमें मेंबरशिप लेना मैंडेटरी हो, तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी मैंडेटरी नहीं बन जाते हैं फिर। ठीक है, चलो 36, Agile Private Limited manufactures athletic footwears. Owing to its popularity among sports teams across the country, it recently decided to enter into manufacturing of sports clothing and accessories. The type of organizational structure which is suitable for the company. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी तक सिर्फ जूते बना रही थी, अब वो सोच रही है कि टीम मेंबर्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हम, मतलब टीम मेंबर्स बोले तो स्पोर्ट्स वाले जो बंदे हैं, तो क्यों ना हम स्पोर्ट्स क्लोथिंग और एक्सेसरीज भी लाने लग जाएं, हेलमेट वेलमेट बनाने लग जाएं, पैड्स वगैरह बनाने लग जाएं। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को किस नेचर का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए आगे चल के? बताओ। अगेन कीवर्ड फंसेगा यहाँ से, डिविजनल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि पहले एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब और प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं। 10 बार बताया था PD, प्रोडक्ट ज्यादा हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट ज्यादा हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शन ज्यादा है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी। और ये मैंने कीवर्ड भी बोला था, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी बोला था, पक्का आएगा इसमें से। 36 का आंसर है बी। चलिए 37, The Fayol's principle of dash emphasizes on kindness and justice in the behavior of managers towards workers. Equity, discipline, spirit, the corps scalar chain. फ्योल भाई साहब का कौन सा प्रिंसिपल है? ये कौन से वाला क्वेश्चन है? 5th नंबर वाला क्वेश्चन है फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल में से, मतलब एक ही प्रिंसिपल में से 5वां क्वेश्चन आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि भैया फ्योल भाई साहब काइंडलीनेस एंड जस्टिस के बारे में बात कर रहे थे। आउट ऑफ ऑल दीज प्रिंसिपल्स कौन से वाले में इस चीज़ के बारे में बात होती है? इक्विटी में इसके बारे में बात होती है कि सबको इक्वालिटी से जीने का अधिकार है, सबको जस्टिस से जीने का अधिकार है, सबको सेम रूल, सेम राइट, सेम हर एक चीज़ मिलनी चाहिए। सो 37th का आंसर होगा ए। नाउ लेट्स कम टू 38th क्वेश्चन। ये बोलते हैं हर्षिता वर्मा हैज सेट अप अ फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर हर्बल हैंड सैनिटाइजर्स इन मेरठ. The shape and size of the bottles in which the products are packed are specially designed so that it should be convenient to handle and use by the consumers. हर्षिता वर्मा एक लड़की है, उसने एक फैक्ट्री वो की है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, किस चीज़ की? हर्बल हैंड सैनिटाइजर्स की, मेरठ में लगाई है। साइज और शेप बॉटल का इतना अच्छा है कि वो बहुत हैंडी है, आराम से कोई भी कहीं पे भी कैरी करके जा सकता है। The bottle in which the sanitizers are packed is a part of what? Primary packaging, secondary packaging, tertiary packaging, both primary, secondary and tertiary packaging. जल्दी बताओ,
एक बंदी ने सैनिटाइजर्स को पैक किया बॉटल्स में जो कि बहुत ज्यादा हैंडी है। ये किस नेचर की पैकेजिंग है, किस नेचर की है? दिस इज प्राइमरी पैकेजिंग, क्योंकि सैनिटाइजर के जस्ट इमीडिएट बाहर क्या है? बॉटल है, बॉटल के जस्ट इमीडिएट अंदर क्या है? सैनिटाइजर है। तो एकदम चिपका हुआ, जो प्रोडक्ट से चिपका हुआ पैकेजिंग होता है वो कौन से नेचर का पैकेजिंग होता है? प्राइमरी होता है। सेकेंडरी वो होता है कि अब उसने उस डब्बे को किसी और डब्बे के अंदर डाला है। सो 38 का आंसर है ए। पैकेजिंग मैंने आपको लास्ट मिनट पे बताए थे जब मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट को पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, लेकिन मैंने इस टॉपिक को बीच में आपको थोड़ा थोड़ा बता ही दिया था कि 3 तरह की पैकेजिंग होती है, ये। 39th क्वेश्चन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, दे एम्फसाइज लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ, दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्पफुल रहते हैं थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में, मतलब जब किसी इंसान को थॉटफुल डिसीजन मेकिंग लेनी है, अच्छे से डिसाइड करना है कोई चीज़, तो उस टाइम पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ते हैं। दे एम्फसाइज लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ, ये बोलते हैं कि भैया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ना लॉजिकल बातें करते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं कि भैया विश्वास है तो ऐसा ही होगा, नहीं, हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है, उसी के बेसिस पे ये प्रिंसिपल्स फॉलो हुए हैं, बने हैं। दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब 4 सिग्निफिकेंस दी हुई है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, ऊपर जो स्टेटमेंट दी हुई है उनमें से कौन से वाले सही बैठ रही है? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइंटिफिक डिसीजंस, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सब बकवास, बी आंसर होगा इसका। 39th का आंसर है बी, क्योंकि साइंटिफिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं। साइंटिफिक डिसीजंस बोले तो लॉजिकल डिसीजंस, हर डिसीजन के पीछे कुछ लॉजिक छुपा होता है। जब चलिए इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 40 पे। बस अब 20 क्वेश्चन और बचे हैं टोटल, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन आंसर करने थे, तो 10 कायदे से और आंसर करने थे, लेकिन हम डिस्कस तो पूरे 60 ही करेंगे। Sorted Limited is a leading software development company. Sort It Limited एक leading company है software development की. The company is satisfying the diverse needs of its employees. Company diverse needs को satisfy कर रही है employees की. Its employees are given competitive salaries and perks. इनके employees को competitive salaries मिल रही हैं और perks मिल रहे हैं, मतलब अच्छा खासा कमा पा रहे हैं वो लोग. They have been given chance for their personal growth and development. उन लोगों को personal growth and development का chance भी मिल रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को काफी कुछ मिल रहा है। द हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशनल, फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहे? हार्मनी एस्टेब्लिश रहे। नाउ द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बीइंग मेट बाय सॉर्ट लिमिटेड। हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल में, आगे 3 बाइफिकेशंस होती हैं। तो यहाँ पे आप बताइए, सारे बातें एम्प्लॉयज के बारे में हो रही हैं, तो कौन से वाले ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करें? जब हम किसी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ही बात करते रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ही, सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करते रहते हैं, तो हम कौन से वाला ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई कर रहे होते हैं? हम पर्सनल वाला ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड होता, लेकिन जब ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रही है तो वो पर्सनल नेचर का होगा। और यहाँ पे हर एक लाइन में एम्प्लॉयज के बारे में बात हो रही है, मतलब ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रही है। अगेन कीवर्ड मैंने आपको बताया था, सेम आ गया। 40 का होगा बी। 41 The step in the process of planning which is concerned with putting the plan into action, doing what is required is called. Again, second question from planning process. I told you planning process से question आएंगे, 2 आ गए हैं अभी तक, 2 आ गए, माइट भी आगे और आए हूँ। सो आपको बताना है प्लानिंग प्रोसेस का वो स्टेप जो कि प्लान को एक्शन में डालने के बारे में बात करता है। सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, नो। डेवलपिंग प्रेमाइसिस, अजम्पशन लेते हैं, फॉलो अप एक्शन नहीं। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, मतलब एग्जीक्यूट करना प्लान को। 41 का आंसर होगा ए। Wow, चलो 42nd question. The application of principles of management is dependent upon the prevailing situation at a particular point of time. हर एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल की एप्लीकेशन डिपेंड करती है प्रिवेलिंग सिचुएशंस पे, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। द अबव स्टेटमेंट हाइलाइट्स दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर flexible, contingent, behavioral, universal. These are contingent because depend करता है सिचुएशन कैसी होगी, उसके अकॉर्डिंग इसकी एप्लीकेशन होगी। तो सिचुएशन तो पता ही है हमें, अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट कंटिंजेंट विल बी द राइट वर्ड, कि भैया हमें नहीं पता कल क्या हो जाए, सो उसी के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि हम प्रिंसिपल कौन से वाला और कैसे अप्लाई करेंगे। 42nd का आंसर है बी। 43rd assertion and reason, मतलब इतना दुखी किया assertion and reason में, और क्वेश्चन कितने आए? 2-3 बस। चलो कोई बात नहीं, बन तो गए एटलीस्ट।
If demand of a product is inelastic, the firm is in a position to fix higher prices. अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड inelastic है तो फर्म एक बहुत बढ़िया पोजीशन में होती है कि वो हायर प्राइसेस रख सकती है. In case of degree of competition is high, the firm is in a position to set high prices. अगर डिग्री ऑफ कंपटीशन बहुत ज्यादा, मतलब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं बेचने वाले, तो फर्म ऐसी पोजीशन में होती है कि वो हाई प्राइसेस सेट कर सकती है. इज दैट सो? जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे रखते हैं ताकि ज्यादातर लोग हमारे वाली चीज खरीदे. हम उसको हाई प्राइसेस पे नहीं सेट कर सकते, कोई नहीं खरीदेगा. तो स्टेटमेंट ही गलत है. तो पहले ही ढूंढते हैं. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. एग्जैक्टली यही आंसर होगा हमारा ए. स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है. चलिए 43rd का आंसर हो गया ए. नाउ 44th इट सेज इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर दैट ऑल एक्शन आर एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है और इंश्योर करता है कि सारे एक्शन एम मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल के टूवर्ड्स एम्ड हो. द स्टेटमेंट हाईलाइट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन. इसमें कौन सी वाली ये जो ऊपर दी हुई है स्टेटमेंट, वो कौन से वाले फीचर से, कैरेक्टरिस्टिक से मैच खाती है. कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव. Coordination is the responsibility of all managers. Coordination is a continuous process. Coordination ensures unity of action. यहाँ पे देख रहे हैं ताकि all actions are aimed towards goals of organization. ताकि unity of action आए, सारे लोग एक ही डायरेक्शन में मूव करें. So D will be the correct answer of 44th क्वेश्चन. बस पिक करनी थी वो लाइन और उसको इससे कनेक्ट करना था, दैट्स इट. बाकी कोई भी वो चीज उससे मैच नहीं करेगी. 44 D. 45th question. While performing the organizing function, jobs are allocated to the members of each department in accordance to their skills and competencies. Identify the step in organizing function. Step in organization मतलब यहाँ पे organizing process से पूछा हुआ है एक क्वेश्चन कि जब while performing the organizing function, jobs are allocated to the members of each department in accordance to their skills. In accordance to their skills. हर काम को हम एक एक्सपर्ट बंदे को देते हैं जो उस पर्टिकुलर काम को करने में माहिर होता है. ये कौन से वाला स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का, बताइए जरा. ये है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. मतलब आप असाइन कर रहे हैं ड्यूटीज उस इंडिविजुअल को जो कि उस काम को करने में क्या है, एक्सपर्ट है. ये वाला भी मैंने टॉपिक बिल्कुल एंड मोमेंट पे आपको बताया था वन शॉट रिविजन में. वन शॉट नहीं, मतलब जो लास्ट मिनट रिविजन थी उसमें. Now 46th question. It says the function of marketing, which involves taking decision regarding channels of distribution of marketing intermediaries, is called. जब हम ये डिसाइड करते हैं कि बीच में कौन कौन लोग होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा मार्केट से, मतलब मार्केट में गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, तो वो कौन से वाला फंक्शन होता है मार्केटिंग का, वो होता है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंक्शन. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्वेश्चन में भी लिखा होता है, बस वहां से मैच करना था, आपको हिंट लेनी थी और आंसर हो जाता आपको 46 का ए. चलो next question 47. The dash technique proposed by Taylor aims at eliminating unnecessary channels of distribution and marketing intermediaries is called as what. यहाँ ये पूछ रहे हैं कि भैया एक टेक्निक जो कि टेलर भाई साहब ने दी थी, टेलर भाई साहब की टेक्निक से भी क्वेश्चन मैंने बोला था और आए हैं वहां से क्वेश्चन. एलिमिनेट अननेसेसरी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फालतू के चैनल्स को हम हटाएं ताकि मार्केटिंग मतलब ताकि हर एक चीज बहुत आराम से हो सके. तो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस, मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, फंक्शनल फॉर्मेनशिप. बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्योंकि बाकी सारे मोशन में हम अननेसेसरी मोशंस मूवमेंट्स को हटाते हैं. डिफरेंशियल पीस में हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बारे में बात करते हैं. फंक्शनल फॉर्मेनशिप में हम इंचार्ज के बारे में बात करते हैं जो कि वर्कर्स के ऊपर बैठेगा. डिफरेंट 8 तरह के इंचार्जेस के बारे में. सो स्टैंडर्डाइजेशन में ही हम फालतू की चीज़ों को हटाने की कोशिश करते हैं, फालतू की चीज़ें जो मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही होती है उनके बारे में बात करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 48th क्वेश्चन. इट सेज असर्शन में डेलीगेशन इज अ प्रीरिक्विजिट टू फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. रीजन में ये बोलते हैं इट इनेबल्स अ मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज. ये बोल रहे हैं फर्स्ट में डेलीगेशन एक प्रीरिक्विजिट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी फंक्शनिंग करने के लिए. दूसरा ये बोलते हैं इससे मैनेजर हाई टाइम दे पाता है हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज पे. मैंने आपको बताया था डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, अपनी सरदर्दी किसी और को दे दो ताकि हम ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के बारे में सोच सके. सो यहाँ पे
बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे इन्होंने ना ऑप्शन सी में दे दिया। यूजुअली जब आप क्वेश्चंस करते थे ना ये ऑप्शन ऊपर लिखा होता, तो आई वाज कंफ्यूज कि क्या कर रहे हैं ये, बट नहीं, इन्होंने वो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और आर वाला ऑप्शन ए वाले को क्लियरली डिफाइन कर रहा है। चलिए इसी बात पर चलते हैं 49th क्वेश्चन पे। बट 49th क्वेश्चन आने से पहले आ गया हमारा सेक्शन सी। सो हमारा सेक्शन बी भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेक्शन 6 आ गया, सी आ गया है, और इसमें हमें लास्ट फ्यू क्वेश्चंस दिखेंगे, 12 क्वेश्चंस दिखेंगे, जिनको हम देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, it says JS Printing Solutions Limited is a company manufacturing printers and scanners. JS Printing Solution Limited एक कंपनी है जो कि प्रिंटर और स्कैनर बनाती है। The management of this company is known for speedy and prompt delivery of orders. इस पर्टिकुलर कंपनी की मैनेजमेंट जानी जाती है स्पीडी ऑर्डर्स डिलीवर करने में, मतलब जैसे ही ऑर्डर आया फट से डिलीवर कर देते हैं। As a result, the market share of this company is growing, जिसकी वजह से इस कंपनी का मार्केट शेयर ग्रो कर रहा है। The company grabbed a new project to supply 1500 printers to Uprise Bank Limited for its various branches. इस कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें इन्हें 1500 प्रिंटर्स देने हैं अपराइज बैंक को, उनके अलग अलग ब्रांचेस के लिए। Within 2 weeks, मतलब 2 वीक्स के अंदर अंदर 1500 क्या हो गया है हमारे बोर्ड को, 1500 प्रिंटर्स देने हैं, कितने, 2 वीक्स के अंदर अंदर। द प्रोडक्शन मैनेजर अशोक मेड वन ऑफ हिज एफिशिएंट सबऑर्डिनेट्स दीपक द इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोडक्शन मैनेजर है अशोक, उसने अपने एक सबऑर्डिनेट दीपक को इंचार्ज बनाया इस प्रोजेक्ट के लिए, और उसको कमांड देने का अधिकार दिया है कि भैया तुम्हें वर्कर से टारगेट कंप्लीट करवाना है। मतलब वर्कर्स के ऊपर तुम्हारी पूरी वो चलेगी, अथॉरिटी चलेगी, पावर चलेगी, तुम्हें उनसे काम कंप्लीट कराना है। Now Ashok could use his time on high priority areas. अब अशोक हाई प्रायोरिटी एरियाज पे अपना काम अपना टाइम लगा सकता है। इट्स बेसिकली डेलीगेटिंग थिंग्स। मतलब अशोक भाई साहब क्या कर रहे हैं, दीपक भाई साहब के ऊपर अपनी सरदर्दी डाल रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर सके। He felt that this will give opportunity to Deepak to gain experience and develop himself as a position. Okay, so basically ये बोल रहे हैं कि भैया अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दीपक को भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उसके अंदर उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने आप को प्रूव कर सकता है लोगों के सामने। वो भी प्रूव कर पाएगा कि उसके अंदर भी वो स्किल्स हैं जो मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। On getting the charge, Deepak was very happy. His confidence level increased and he was encouraged to fulfill responsibility. ओके, सो दीपक भाई साहब को जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, उसका इंचार्ज बन गया, तो वो तो खुशी हो गया, फैल गया वो तो खुशी के कारण। वो बोला कि भैया मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया, मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट अशोक भाई साहब ने पूरा प्रॉपर ट्रैक रखा उसकी प्रोसेस पे कि सारी चीज़ें ढंग से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, और जहाँ जहाँ दीपक को रिक्वायरमेंट होती है तो गाइडेंस की वो अशोक भाई साहब उसको देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को 1500 प्रिंटर्स डिलीवर करने का 2 वीक के अंदर अंदर, एक बैंक को डिलीवर करने हैं अलग अलग ब्रांचेस में। सो यहाँ पे अशोक भाई साहब जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो उन्होंने ये काम का इंचार्ज बना दिया किसको, दीपक को, उनके सबऑर्डिनेट को। अब दीपक को सारा काम देखना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि उसको बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ये काम करते हुए। और अशोक भाई साहब भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है कि उनका एक सबऑर्डिनेट थोड़ा निखर के आएगा। एट टाइम्स वो पूरा नज़र रख रहे हैं कि दीपक क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंड जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है किसी भी गाइडेंस की तो वो उसे असिस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस। 49th क्वेश्चन बोलता है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड बाय अशोक टू इंश्योर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। कौन से वाली कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट की जो अशोक भाई साहब ने इस्तेमाल की है? इसका आंसर तो मैंने शायद एक्सप्लेनेशन देते देते ही बोल दिया था कि अशोक भाई साहब डेलीगेशन कर रहे हैं, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर 49th का। अब सेम क्वेश्चन उसी केस स्टडी पे बेस्ड है जो हमने करी थी। मैंने बताया था ना केस स्टडी से ऐसे भी आ सकता है कि एक ही केस स्टडी से 10-12 क्वेश्चन पूछ रहे हो, 4-5 क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वैसा ही है। द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट यूज्ड अबव अलाउज अशोक टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एरियाज। दिस विल लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स व्हाट। अब अशोक भाई साहब के पास प्रॉपर टाइम है क्योंकि उन्होंने दीपक को हैंड ओवर कर दिया है वो काम प्रोजेक्ट वाला, तो अब अशोक भाई साहब हाई प्रायोरिटी एरियाज पे फोकस कर पाएंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन किस टूवर्ड्स लीड करेगी? अडेप्टेशन टू चेंज, इफेक्टिव मैनेजमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिडक्शन इन कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग वेरियस डिविजन्स। नो, अडेप्टेशन टू चेंज, इफेक्टिव मैनेजमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि अब भाई साहब अच्छे काम पे, बड़े काम पे फोकस करें तो मैनेजमेंट अच्छे से मक्खन की तरह चलेगी। 50th का आंसर हो गया बी।
Now let's talk about 51st question. On getting the charge, Deepak was very happy. His confidence level increased and he was encouraged to do his best to fulfill the responsibility given to him. This concept discussed above helps in departmentalization, reduction in conflict among different motivation of employees, promoting control and coordination within the department. इतने फालतू के ऑप्शन दिए हैं, कोई भी आराम से बता देगा सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिल रहा है. वो सामने पढ़ रहे हो कि चार्ज मिलते ही वो खुश हो गया और उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया. मतलब उसको क्या हुआ? उसको मोटिवेशन मिला कि यार मुझे नया काम मिल रहा है, मुझे बढ़िया काम मिल रहा है. मतलब जो काम मेरे सीनियर्स करते थे अब वो काम मैं कर रहा हूं. तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 51st क्वेश्चन. 52nd क्वेश्चन. द कॉन्सेप्ट डिस्कस अबाउट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू व्हाट. ऐसी कॉन्सेप्ट जो ऊपर बताई गई है डेलीगेशन के बारे में बात करें, वो किस किस को बेनिफिट प्रोवाइड करती है? सिर्फ सुपीरियर को, सिर्फ सबऑर्डिनेट को, या दोनों को, या किसी को भी नहीं? तो दोनों को ही करती है. क्यों? क्योंकि सुपीरियर अब हाई प्रायोरिटी एरियाज पे सोच पाएगा. जो सबऑर्डिनेट है वो क्या कर पाएगा? वो ऐसे प्रोजेक्ट ले पाएगा जो पहले उसका बॉस देख रहा था. तो कहीं ना कहीं उसमें भी तो ग्रोथ आएगी ना. तो दोनों का ही भला हो रहा है इस कॉन्सेप्ट से. और वो कॉन्सेप्ट कौन सी है? डेलीगेशन है. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53rd के बारे में. The concept discussed above helps in facilitation of growth of an organization as the subordinate gets freedom from routine work, duplication of effort is avoided, the subordinate gains experience and be in a position to take up leading position in the new ventures, it makes training of employees easier. C will be the correct answer of this question. क्यों? क्योंकि जो डेलीगेशन हुआ है उससे आप जो सबऑर्डिनेट है वो प्रीपन हो रहा है. क्या बोलते हैं हिंदी में? ही इज ग्रोइंग बेसिकली. ठीक है, उसका मेंटल लेवल ग्रो कर रहा है, वो तैयार हो रहा है बेसिकली. तो तैयार हो रहा है तो वो अब न्यू वेंचर्स में नई पोजीशंस लेने के लिए भी लायक बनेगा. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 53rd क्वेश्चन. मतलब ये केस स्टडी तो बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, बहुत ही ज्यादा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड अबव. ये अगेन डेलीगेशन के बारे में बात हो रही है. ये बोल रहे हैं कि कौन से वाली स्टेटमेंट सही नहीं है उसके बारे में. इट इज अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क. इट इज नेसेसरी इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन. इट हेल्प्स टू लेसन द बर्डन ऑफ अ मैनेजर. इट इज अ फिलॉसफी दैट emphasizes selective disposal of authority. यहाँ पे बोला हुआ है which of the following statement is not true about delegation. So ये भी बहुत simple है. It's a philosophy that emphasizes selective disposal of authority. This is not the correct statement. और as a result of 54 का आंसर हो जाएगा D. चलो अब हमारे बचे हैं 6 क्वेश्चन आई गेस, है ना. चलो ये देख लेते हैं. 55th क्वेश्चन बोलता है इन डिलाइट आइसक्रीम्स लिमिटेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टॉप लेवल एंड नो अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड अमंग द सबऑर्डिनेट्स. ऑन द अदर हैंड टेस्टी आइसक्रीम, अ बिग ऑर्गेनाइजेशन compared to डिलाइट आइसक्रीम, decision making authority is always delegated among more than one person. Identify the principle of management discussed above. Stability of personnel, centralization and decentralization, authority and responsibility, scalar change. Again यहाँ पे फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. समझ रहे हो? 6वां मतलब 6वां क्वेश्चन है ये. 6 क्वेश्चन फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल से. सोच के देखो. यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में. पहले बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिलाइट में सारे की सारी अथॉरिटी ऊपर वाले रखते हैं, लेकिन दूसरी वाली कौन सी है? टेस्टी आइसक्रीम्स में सारी अथॉरिटी बांटी हुई है. तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात हो रही है. एक जगह पूरी अथॉरिटी एक के हाथ में, यहाँ पे बांटी हुई है. तो 55 का आंसर है बी. 56. Priya Seth, a fashion designer, has launched a new range of dresses by the name Sukriti. To give her dresses a distinct image and to distinguish them from the competitors' products, she has designed a unique symbol with a distinct color scheme. This symbol is available on all the labels, packaging and advertising campaigns of this new range of dresses. She has also registered this symbol to give it a legal protection against its use by other firms. भैया प्रिया सेठ एक फैशन डिजाइनर है जिसने नए रेंज निकाले हैं सुकृति नाम से. उसकी ड्रेसेस को अलग बनाने के लिए उसने एक सिंबल लगाया है जो वो सारी पैकेजिंग लेबल्स हर जगह लगाते हैं जैसे आजकल लोग करते हैं. साथ ही साथ उसने उस सिंबल को रजिस्टर भी करा दिया ताकि लोग बाग उसे अदर फर्म्स उसको इम्प्लीकेट ना कर सके, कॉपी ना कर सके. From the following name the term used to denote the symbol designed by Priya Seth in the above case. आपको बताना है चारों में से कौन से वाली चीज के बारे में इस पूरे पैराग्राफ में बात हो रही है. एंड आंसर विल बी ट्रेडमार्क, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन कराया है सिंबल का. और मैंने आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैंने अभी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट खत्म किया है, उसमें मैंने IPR के बारे में बात की थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात की थी. तो वहाँ मैंने बताया था जब भी कोई इंसान सिंबल लेता है तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन कराता है. ये ट्रेडमार्क में आता है चीज. ठीक है, चलो 57th
लास्ट 3 क्वेश्चन है बस, जल्दी जल्दी करते हैं। सेफ लाइफ Technologies Private Limited is a renowned pharmaceutical company in India. It has launched a new medicine to treat high blood pressure disease. To create awareness about the new medicine and to build a positive image about it, the company organized a seminar which was attended by doctors from various hospitals and dealers in the medicines. ये बोलते हैं ये कंपनी है, इसने नई नई मेडिसिन बनाई है बीपी के लिए, तो उन्होंने एक वर्कशॉप रखा है ताकि लोगों को अवेयर बना सके अबाउट दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। और उस वेबिनार को अटेंड करने के लिए, उस सेमिनार को वेबिनार नहीं है सॉरी सेमिनार है, वेबिनार का मतलब पता है ना जो ऑनलाइन होता है, सेमिनार इज बेसिकली जहाँ पे फिजिकली आपको जाना पड़ता है। तो एक सेमिनार रखा गया है जिसमें डॉक्टर्स और डीलर्स आ रहे हैं अलग अलग। ड्यूरिंग द सेमिनार द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी डिस्कस अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एंड द फंक्शनिंग ऑफ द मेडिसिन। जब सेमिनार रखा तो ऑब्वियसली जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो मेडिसिन के बारे में बता रहे थे, उन्होंने केमिकल कॉम्पोजिशन बताया उस मेडिसिन का कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स डले हुए हैं एंड मतलब कौन कौन से सोल्यूशंस वगैरह डले हुए हैं, एंड एट द सेम टाइम फंक्शनिंग कैसे होगी। Identify the tool of promotion used by Safe Life Technologies Private Limited in the above case. ऊपर वाले केस में सेफ लाइफ ने कौन से वाले टूल ऑफ प्रमोशन को इस्तेमाल किया है फॉर प्रमोटिंग देयर न्यू मेडिसिन, दैट इज पब्लिक रिलेशन। उन लोगों को बुला के उनको वो कर रहे हैं चीज़ों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब नहीं। चलो नेक्स्ट 58। ऋतु कपूर हैज set up a bakers bakes and cakes in Pune. She receives bakery खोली है, set up a bakery cakes and bakes in Pune. She receives online order from cakes from within the city and supplies them on the same day. She set a target that she would earn a revenue of 5 lakh in the first year. She informed her employees about the target and asked them to contribute ideas to achieve the same. ऋतु भाई साहब मतलब ऋतु औरत है एक बहन जी ने, इन्होंने एक वो खोली है, बेकरी खोली है। तो इन्होंने फर्स्ट ईयर का टारगेट रखा कि मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं, रेवेन्यू अर्न करना है। तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं कि चलो आइडियाज़ दो, बताओ ऐसा हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। ऋतु कपूर हैज़ परफॉर्म द फर्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। द नेक्स्ट स्टेप टू बी परफॉर्म्ड इज प्लानिंग प्रोसेस से तीसरा क्वेश्चन। दिस दे आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग प्रोसेस और वो बोल रहे हैं कि प्लानिंग प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप को ऋतु ने परफॉर्म कर लिया है। अब आपको बताना है सेकेंड स्टेप क्या होगा। मतलब फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी हो चुका है, नाउ यू हैव टू टेल अबाउट द सेकेंड। वो प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मतलब अजम्पशंस लेना। फिर होता है आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, फिर उन्हें इवैल्यूएट करता है, फिर एक चूज करते हैं, फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, फिर फॉलो अप करते हैं। ये पूरी प्रोसेस है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो 58 का कोई आंसर होगा सी। चलो 59th क्वेश्चन। सोमेश वर्क्स एज अ फॉरमैन इन लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, a company manufacturing cars. He is subordinate to Ramesh, who is in the production in charge in the factory. Somesh is in charge of timely and accurate completion of job by workers working in the production department. There are 3 other foremen who work under the production in charge, while 4 other foremen work under the Naresh, the planning in charge in the company. कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? फंक्शनल फॉरमैनशिप हो रही है। 8 अलग अलग इंचार्ज हैं, तो कि 4 प्लानिंग के अंदर आते हैं, 4 प्रोडक्शन के अंदर आते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है। each of the 8 फॉर्मेट। अरे यार मैंने आंसर बता दिया, गलती कर दी। यहाँ पे आपको अलग से ही समझ में आ रहा होगा। 4 इंचार्ज फंक्शनल फॉरमैनशिप के बारे में बात हो रही है। फंक्शनल फॉरमैनशिप में 8 अलग अलग एक्सपर्ट्स के बारे में बात होती है जो वर्कर्स के ऊपर होते हैं और उन पर नजर रखते हैं, जिनमें से 4 एक तरफ आते हैं, 4 एक तरफ आते हैं। एक नरेश था, एक सोमेश था, ये इंचार्ज थे जिनके अंदर अंदर वो आ रहे थे। तो यहाँ पे फंक्शनल फॉरमैनशिप के बारे में बात हो रही थी और मैंने गलती से आंसर पहले ही बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। 60th question. This is the last question. Vidya Public School is a renowned school in Nagpur. The management recently appointed a new business studies teacher, Shweta, to teach class 11th and 12th and gave her a monthly salary of 50,000. Not bad. Shweta is not satisfied with it and said the salary I am saying not bad and she is saying she is not happy with the salary thing. मेरे स्कूल में टीचर्स को 30K मिलती थी, बट वो बहुत साल भी हो गए, अब तो बढ़ गई होगी उनकी भी सैलरी, राइट। चलो, द सैलरी इज नॉट जस्ट एंड इक्विटेबल एज पर द अमाउंट ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द बिजनेस स्टडीज टीचर। एक्चुअली कितनी मेहनत करते हैं बिजनेस स्टडीज के टीचर्स। अदर स्कूल्स इन द सिटी आर पेइंग 70,000 टू देयर टीचर्स टीचिंग क्लासेस 11th एंड 12th। बाकी के स्कूल्स तो देख लो 70,000 रुपए दे रहे हैं बिजनेस स्टडीज के टीचर्स को, और तुम 50,000 में रखने की कोशिश कर रहे हो। क्या बात हुई बताओ जरा। Name the principle of management that has been violated by Vidya Public School in the above case. आपको बताना है कौन से वाले premises
कौन से वाले प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करे, वॉयलेट कर रहे हैं? कौन? विद्या पब्लिक स्कूल। यहाँ पे इसके एक्चुअली ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। लेट मी टेल यू पीपल द राइट ऑप्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके लास्ट के ऑप्शंस थे डिसिप्लिन, इक्विटी, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, स्पिरिट दे कॉप्स। बी, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज विल बी द करेक्ट आंसर। रेम्यूनरेशन में हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से गलत लिखे गए हैं जल्दी जल्दी में। सो 4 ऑप्शन थे इसमें, डिसिप्लिन, इक्विटी, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, स्पिरिट दे कॉप्स, और बी नंबर पे है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि वो वाला प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है विद्या पब्लिक स्कूल के द्वारा। चलो खत्म। मतलब ये थे 60 क्वेश्चन जो आपसे 8 दिसंबर के एग्जाम में पूछे गए थे। सबके मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं। आंसर्स आई एम श्योर आपको पहले से भी पता होंगे, क्योंकि 2 सेकंड तो लगते हैं मतलब आंसर की आने में, राइट? तो आप सब चेक कर चुके हैं, आप सब मुझे बता भी चुके हो कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। और बस मैंने ये इसलिए बताया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरी इंट्यूशन कितनी बढ़िया है ना। टर्म 2 पे मुझ पर ही रिलाई करना है बस तुम्हें। चलो अब इसके बाद थोड़ा सा ये देख लो कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स अब हर जगह प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ? यूट्यूब पे तो हम हैं ही हैं, वहाँ तो आप हमें देख ही सकते हैं। इसके अलावा हम खुद की वेबसाइट भी बना चुके हैं magnetbrains.com करके। जैसे ही आप वो खोलेंगे ऐसा वेब पेज खुलेगा, यहाँ पे अलग अलग क्लासेस लिखी होंगी, जैसे कि यू कैन सी NTSC ओलंपियाड क्लास 12। तो आपको क्लास 12 पे जाना है। क्लास 12 पे आपको बिजनेस स्टडीज दिख जाएगा। बिजनेस स्टडीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मेरे चैप्टर वाइज वीडियोस दिख जाएंगे। जैसे ही चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे, हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो भी दिख जाएंगे। आप क्लिक करके देखना, वीडियो खुल भी जाएगा। और इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि अब मैग्नेट ब्रेन्स पे हर एक क्लास के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। सो इस पर्टिकुलर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स अब एप्लीकेशन पे भी है, मतलब प्ले स्टोर पे भी है। आपको बस जाना है प्ले स्टोर पे, फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करना है, एप्लीकेशन दिखेगी, उसे डाउनलोड करना है और उस पर वीडियो देखना है ना। अच्छी बात। चलो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अब तो हम रेगुलर वीडियोस बनाएंगे हमारे NCERT सॉल्यूशन 1 शॉट रिवीजन वाली। और टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पहले ही। फटाफट अपने एंड से वो सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि अब कंप्लीट रिवीजन चलेगी दिसंबर के बाद। ठीक है, बी रेडी। जो गलतियां टर्म 1 में हुई हैं टर्म 2 में नहीं करनी है। टर्म 2 में हमें रॉक करना है। बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी था मैम वी रॉक्ड, तो आई एम प्रीटी हैप्पी कि आप लोग ने रॉक किया है टर्म 1 में। अब टर्म 2 में भी रॉक करना है और ज़्यादा बड़े वाला रॉक करना है। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।